संपर्क कीजिए फोन 9310113200 9311577000। एक महिला होना आसान नहीं है। हर महीने के उन 5-6 दिनों में फिर से वही कमजोरी, पेट दर्द, पीठ दर्द, किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। पूरे घर को पता चल जाता है। बैद्यनाथ सुंदरी सखी दिलाए उन सभी तकलीफों से छुटकारा। अब महीने के 30 दिन एक जैसे। प्रभातम प्रभातम उड़ चले बढ़ चले मंजिलों तक हमारे संग। प्रभातम एविएशन। संपर्क कीजिए फोन 9310113200 9311577000। हाय एल्विस। हेलो। मुझे प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, घने और मजबूत। इनका राज बैद्यनाथ। थैंक यू वेरी मच। असली आयुर्वेद का चमत्कार 100% प्राकृतिक बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज। अगर आप भी चाहते हैं मीडिया की फील्ड में कुछ कर दिखाना, करना चाहते हैं कुछ अलग हटकर, तो ज्वाइन साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज और ग्रूम करें अपनी क्वालिटीज को। Sadhana Academy for Media Studies is a great platform for aspiring media students. We provide internship and job opportunities to all our students. Whosoever takes admission in Sadhana Media Academy becomes part of Sadhana Group. So come and join us. To all the students of Sadhana Academy, there is no shortcut to hard work. So if you work hard now, you can reap the benefits later on. So all the best. UGC recognized degree courses: Bachelor's of Mass Communication, Masters of Mass Communication, Postgraduate Diploma in Mass Communication, Diploma and Certificate courses, Video Editing and Sound Recording, Camera and Lighting Techniques, TV Production and Direction. एग्जाम्स, इसीलिए बैद्यनाथ शंखपुष्पी। इसमें है ब्राह्मी जो बढ़ाए मेमोरी। अब पर्रों से छुट्टी। किस पर गिरी आरोपों की तितलियां, कहां बरसे वादों के बादल, कहां उठा बयान से बवंडर, किसने तोड़ा नियमों का बांध, कहां आई शगुफों की सुनामी, और क्या रहा सियासी टेम्परेचर। देखिए सियासी टेम्परेचर सिर्फ साधना न्यूज पर। ये है साधना नेटवर्क। खबर वही जो असर दिखाए, खबर वही जो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाए। जरूर मांगिए, मिलेगा आपका हक। आपकी लड़ाई में हम करेंगे आपकी बात, देंगे आपका साथ। साधना न्यूज, आपकी बात आपके साथ। मेहरबान, कदरदान और साहिबान, खुल गई है साधना न्यूज पर हंसी की दुकान।
अगर आप हैं अपने बिजी होती रूटीन लाइफ से परेशान, अगर आपको हंसी नहीं आती है तो यहाँ आइए जनाब। हम आपको देंगे हंसी की खुराक। खुराक भी ऐसी कि आपके मुरझाए चेहरे पर छा जाएगी हंसी की बहार, वो भी एकदम फ्री। रोजाना दोपहर 1:30 बजे लगेगा साधना न्यूज पर हंसी का ये दरबार, जहाँ लाफ्टर के हमारे महारथी करेंगे आपको हंसा हंसा कर लोटपोट, और गुदगुदाएंगे इतना कि आप हंसने को हो जाएंगे मजबूत। तो देखना ना भूलिए, देखो हंसना देना। खबरें राजनीति की, खबरें फिल्म जगत की, खबरें खेल की, खबरें हर क्षेत्र की, खबरें आपकी। साधना न्यूज, आपकी बात आपके साथ। खबरें और खबरों में बड़ी खबरों का शोर, जिनमें दब जाती है आम आदमी की आवाज। संसद से सड़क तक हर मुद्दे का है आपसे सरोकार। हम बुलंद करेंगे आपकी आवाज। बिजली, सड़क, पानी की हो परेशानी या फिर राजनीति और खेल की हो बात, अब बोलेंगे आप सोमवार से शनिवार तक रोजाना शाम 6 बजे। बोल जनता बोल। साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज। अगर आप भी चाहते हैं मीडिया की फील्ड में कुछ कर दिखाना, करना चाहते हैं कुछ अलग हटकर, तो ज्वाइन साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज और ग्रूम करें अपनी क्वालिटीज को। Sadhna Academy for Media Studies is a great platform for aspiring media students. We provide internship and job opportunities to all our students. Whosoever takes admission in Sadhna Media Academy becomes part of Sadhna Group. So come and join us. To all the students of Sadhana Academy, there is no shortcut to hard work. So if you work hard now, you can reap the benefit later. All the best. UGC recognized degree courses: Bachelor's of Mass Communication, Masters of Mass Communication, Postgraduate Diploma in Mass Communication, Diploma and Certificate courses, Video Editing and Sound Recording, Camera and Lighting Techniques, TV Production and Direction. जिस पर गिरी आरोपों की तितलियां, कहां बरसे वादों के बादल, कहाँ उठा बयान से बवंडर, किसने तोड़ा नियमों का बांध, कहां आई शगुफों की सुनामी, और क्या रहा सियासी टेम्परेचर। देखिए सियासी टेम्परेचर सिर्फ साधना न्यूज पर। ये है साधना नेटवर्क। पूर्व मंत्री बाबुल सिंह कुशवाहा को सीबीआई ने किया दिल्ली में गिरफ्तार। एनआरएचएम घोटाले मामले में गिरफ्तारी, कोर्ट ने 13 मार्च तक दी रिमांड। आखिरी चरण के साथ ही खत्म हुआ यूपी का चुनावी महासंग्राम। प्रदेश में पड़े 60% वोट। 2007 से करीब 31% ज्यादा हुआ मतदान। सातवें चरण में भी लोगों ने घर से निकलकर बनाए लगातार रिकॉर्ड मतदान। दिग्गजों ने भी जमकर किया मतदान। आखिरी चरण के मतदान के दौरान सामने आई डीपी यादव की दबंगई। अकबराबाद में पोलिंग बूथ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से की झड़प। और उत्तराखंड में कांग्रेस बनेगी सबसे बड़ी पार्टी, तो यूपी में सपा को मिलेगी बढ़त। सी वोटर का एग्जिट पोल आया सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज, आपके साथ मैं हूं नसीम खान। तो सी वोटर का एग्जिट पोल सामने आ गया है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक उत्तराखंड के अंदर
सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस को 32 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो फिलहाल एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए हैं। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जो सी वोटर का एग्जिट पोल है उसके अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उत्तराखंड के अंदर बनकर उभर रही है। कांग्रेस को 32 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी की बात की जाए, फिलहाल सत्ता में काबिज है बीजेपी, लेकिन जो उत्तराखंड का एग्जिट पोल है वो दूसरे पायदान पर धकेलता नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल के अंदर 26 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, बसपा को 6, जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं, यानी कि जो एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस को उत्तराखंड के 2012 के चुनाव में बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी कि अवदेश साफ है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें यह बात सामने आ रही है कि अब उत्तराखंड में कांग्रेस की फतह हो रही है, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, यहां पर उत्तराखंड के एग्जिट पोल को हम आपको दिखा रहे हैं। सी वोटर ने यह सर्वे किया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 32 सीटें मिलने जा रही हैं कांग्रेस को उत्तराखंड में। वही बात करें अगर भाजपा की, तो सर्वे के मुताबिक 26 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को। तो फिलहाल उत्तराखंड का एग्जिट पोल आपके सामने है और जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात है। कांग्रेस एक बार फिर से वापसी करती नजर आ रही है उत्तराखंड के अंदर। बिल्कुल, तो यहां पर अगर बसपा की बात करें तो 6 सीटें, वहीं अन्य को भी 6 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन नसीम, यहां पर एक चीज और भी है कि अगर जोड़ तोड़ की राजनीति की बात की जाए तो भाजपा और बसपा गठबंधन पहले भी रहा है। अगर उस चीज को देखें तो यहां पर भाजपा और बसपा की सरकार का भी एक संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर लेकिन फिलहाल आंकड़ों की बात करें तो एग्जिट पोल की तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं और आप देख पा रहे हैं कि आखिर जो आंकड़े हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो एग्जिट पोल में उत्तराखंड कहां पर स्टैंड करता है। और 36% मतदान जो एग्जिट पोल में सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं, बीजेपी को 35%, जबकि बीएसपी की बात की जाए, बीएसपी भी बढ़त बनाती नजर आ रही है, 15% यहां पर उन्हें सीटें मिलती नजर आ रही है। 2007 की बात करें अवधेश, 2007 में बीजेपी ने सत्ता बनाई थी, सत्ता पर काबिज हुई थी, 34 सीटें बीजेपी को उत्तराखंड के अंदर मिली थी। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक सीटें घट रही हैं और 34 से घटकर 26 सीटें हो रही है, यानी कि कमोवेश 8 सीटों का जो नुकसान है बीजेपी को वहां उठाना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए राहत की खबर यह है कि सीधा 21 से अब जो कांग्रेस है 32 पर आ रही है, यानी कि 11 सीटों का जो फायदा है वो यहां पर होता नजर आ रहा है अवधेश। जी बिल्कुल, लेकिन इजाफा तो कांग्रेस को मिल रहा है, पर अगर गठबंधन की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी जो तमाम जानकार है उनके मुताबिक जो बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन है ये एक प्रभावी फैक्टर हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें, अगर सीटों की बाजीगरी की बात करें तो 36% सीटें जो मतदान है वो इसके पक्ष में गया है और कांग्रेस के पक्ष में। वहीं बीजेपी की बात करें तो 35%, बीएसपी की बात करें तो 14%, वहीं अन्य को 15% सीटों पर फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन उद्देश्य आंकड़े ये कहते नजर आ रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में बीजेपी का दबदबा है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है और बीएसपी का भी काफी पता मिली है। बिल्कुल, साथ ही चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि सपा वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और 141 सीटें सपा को मिलने जा रही है, बड़ी बढ़त मिल रही है। बीएसपी की बात की जाए तो 206 सीटें 2007 के चुनाव में थी, लेकिन 126, यानी काफी जो नुकसान है बीएसपी को वो उठाना पड़ रहा है। लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो भी कहते नजर आ रहे थे कि जीतेगा कौन, फायदा किसे होगा ये पता नहीं है, लेकिन नुकसान की बात की जाए उद्देश्य तो नुकसान में बीएसपी रहने वाली है। बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहां पर। तो ये एग्जिट पोल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सी वोटर का सर्वे है, जहां पर अगर सपा की बात करें अगर तो सपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 141 सीटों के साथ सामने आ रही है, तो वहीं बसपा 126 सीटों पर ही सिमट सकती है, भाजपा 79 सीटें मिलने की संभावना है इस सर्वे के मुताबिक, वहीं कांग्रेस 36 सीटें ही पा सकेगी। और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं लखनऊ का, जहां पर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड गोविंद पंत राजू हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका। जी गोविंद जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं यूपी के, उसमें कहीं ना कहीं सपा सबसे बड़ी सरकार बनकर उभर रही है, सबसे बड़ी जो पार्टी बनकर उभरते नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के बारे में? गोविंद जी, हमारी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? नसीब, आंकड़े जिस तरह से आए हैं, रुझान जिस तरह से पता लगे हैं, वो बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश
हाँ नसीम, मुझे आपकी आवाज मिल रही है जी। जिस तरह के आंकड़े अभी आ रहे हैं इस एग्जिट पोल के, उत्तर प्रदेश में शुरू से समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपना काम कर रही थी उससे लगभग इसी तरह के आंकड़ों की उम्मीद थी। हालांकि पहले और दूसरे चरण में जब मतदान हुआ था उस वक्त समाजवादी पार्टी को अपनी बहुत अच्छी बढ़त की उम्मीद थी, लेकिन तीसरे चरण के बाद वो रफ्तार उनकी थोड़ा सा कम हुई और तभी ये तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी 150 के आसपास सीटों तक शायद वहीं तक पहुंच पाएगी। तो ये रुझान लगभग जो उस तरह की जो एक आकलन था उसके काफी करीब है। नसीब गोविंद जी यहाँ पे जानना चाहेंगे, फिलहाल ये आंकड़ों की बात करी देखें तो सपा इसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आ रही है, लेकिन अगर गठबंधन की राजनीति की बात करें तो पूर्ण बहुमत की संभावना कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। तो क्या सपा के लिए कौन से ऑप्शन होंगे जो खुले होंगे सरकार बनाने के लिए? अवधेश, अगर समाजवादी पार्टी अब जिस तरह के जो आंकड़े हैं इसमें संख्या और बढ़ती है, जो वास्तविक परिणाम है उसमें, तो समाजवादी पार्टी के लिए लोकदल एक सहयोगी दल के तौर पर हो सकता है और जो उत्तर प्रदेश में बाकी छोटी पार्टियां होती हैं वो अगर 11-12 की संख्या में वो आती है तो उनके साथ मिलकर अगर सरकार बनाने की स्थिति होती है तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बेहतर विकल्प वही होगा। लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस के साथ किस तरह से समाजवादी पार्टी की दोस्ती बनती है, जो एक चर्चा है कि वो दिल्ली में हिस्सेदारी हो सकती है, जिस तरह से लोकदल की हिस्सेदारी है उसी तरह से, तो अगर उस तरह की कोई बात होती है तो वो एक दूसरी संभावना हो सकती है। और तीसरी संभावना यह है कि कांग्रेस बाहर से समर्थन करे और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिले। लेकिन ये तभी सब संभव है जब समाजवादी पार्टी की संख्या जो आज के आकलन है इनसे कम से कम 15-20 और अधिक हो। बिल्कुल, लेकिन गोविंद जी, जो मुलायम सिंह यादव है सभा प्रमुख, वो ये लगातार कह चुके हैं कि केंद्र में भले ही हम साथ हों, यूपी के कांग्रेस साथ में भले ही हो, लेकिन प्रदेश के अंदर हम साथ नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे बनते हैं जिस तरीके से जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरी होगी कि कांग्रेस और आरएलडी से हाथ मिलाया जाए सपा के लिए। नसीम, अब तक जो खत्म हो गई है जी, हमको ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक दल, हालांकि कांग्रेस बार बार राष्ट्रपति शासन की बात और एक धमकी के तौर पर कहती रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हो और बहुत जल्दी दोबारा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आए। तो ऐसी स्थिति में हर राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से ऐसा कुछ न कुछ इंतजाम करना चाहेगा कि चाहे जोड़ से बने चाहे तोड़ से बने, लेकिन सरकार बने उसकी। तो समाजवादी पार्टी के लिए ऐसी स्थिति में जो स्वाभाविक विकल्प हैं वो लोकदल, छोटे दल और जो कांग्रेस है वही होते हैं। तो इनके साथ दोस्ती होना समाजवादी पार्टी के लिए आज की परिस्थिति में और उत्तर प्रदेश और देश की जो भावी राजनीति है उसके जो समीकरण है उनको देखते हुए सबसे अनुकूल स्थिति कही जा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पे ये बात आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तमाम समीकरणों पर, तमाम जो तात्कालिक कारण उनको लेकर तमाम पार्टियों से गठजोड़ कर सकती है। लेकिन अगर बात करें हम बसपा और भाजपा गठबंधन की, जो पहले भी देखा जा चुका है, अगर इन दोनों को अभी सीटों के हिसाब से जोड़ें तो बड़ी आसानी से दोनों मिलकर सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं। तो क्या नहीं लगता कि यहाँ पर एक फायदा हो सकता है बसपा को कि उसको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, सीधे बीजेपी से गठबंधन उसका हो सकता है? नहीं अवधेश, ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसकी नौबत तब आएगी जब राज्यपाल की तरफ से इस तरह का कोई आमंत्रण होगा, क्योंकि किसी भी हालत में जो पहला मौका है वो सबसे बड़े दल को मिलेगा। और अभी के जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि सबसे बड़े दल के तौर पर समाजवादी पार्टी उभर के आ रही है। तो बीएसपी या बीजेपी के किसी गठजोड़ या किसी समीकरण की बात तब आती है जब इस तरह के विकल्पों पर राज्यपाल अपना सारा फैसला और निर्णय कर लें और उसमें उन्हें कोई संभावना सरकार बनने की न दिखती हो, तब इस तरह के विकल्प की बात आती है। हालांकि अभी तक जिस तरह से चुनाव से पहले दोनों पार्टियां, बीएसपी और बीजेपी, दोनों ही लगातार ये कहती रही है कि किसी भी हालत में आगे उत्तर प्रदेश में वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। लेकिन मैंने कहा ये सब चुनाव से पहले की बात है। चुनाव के बाद सत्ता की भागीदारी के लिए नए समीकरण बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी और बीएसपी के समीकरण की नौबत तब आएगी जब राज्यपाल सबसे बड़े दल
के जरिए सरकार बनने की संभावनाओं से निराश हो चुके हैं। जी, बीएसपी की बात कीजिए, लगातार आप भी, हम लगातार बात कर रहे थे, आप भी कहते नजर आ रहे थे कि फायदा किससे होगा ये कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर नुकसान की बात की जाए तो बीएसपी घाटे में जाने वाली है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो भी कुछ यही कहते नजर आ रहे हैं, 80 सीटों का नुकसान यहां पर बीएसपी को हो रहा है, यानी कि वाकई में फायदा किससे होगा यह भी लगभग साफ हो चुका है। लेकिन इतना तय नजर आ रहा है कि बीएसपी यकीनन इस बार इन चुनाव में घाटे में जाने वाली है। अवधेश, जो सत्ता विरोधी लहर उत्तर प्रदेश में थी, हालांकि मुख्यमंत्री मायावती आखिरी दिन तक भी अपनी चुनावी सभाओं में ये भरोसा दिखा रही थी कि उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा और उनकी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जनता में जो अविश्वास उनकी सरकार के कामकाज के प्रति था उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और जो ये परिणाम, जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनसे भी ये साबित हुआ है कि मतदाताओं का विश्वास जो उनको 2007 में मिला था वो उन्होंने खोया है और इसी वजह से इस बार उनकी संख्या कम होती दिख रही है। और ये बात चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान लगातार ये बात राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा भी की जा रही थी। हमने भी इस बात को कहा कि अगर नुकसान होना है सत्ता विरोधी लहर का तो वो बीएसपी को होना ही है, लेकिन वो कहां बटेगा और कितना बटेगा ये कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के लिए जरूर ये जो एग्जिट पोल के जो परिणाम हैं ये थोड़े निराशाजनक हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रचार में उन्होंने अपनी ताकत झोंकी थी वो कहीं न कहीं लगता है कि उसका कोई फायदा उनको नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को यहां पर निराशाजनक स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन जानना चाहेंगे, राहुल गांधी के जादू की बात की जा रही थी, वो भी फेल होता हुआ नजर आएगा। क्या मान सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव एक दो चरणों के बाद जो गैर जिम्मेदार राना बयानबाजी शुरू हुई कांग्रेस की तरफ से, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, या तमाम अन्य कारण है जिसकी वजह से न राहुल गांधी का जादू चल पाया न तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं का? नसीम, इस चुनाव में बहुत पहले से ये बात तय हो गई थी कि उत्तर प्रदेश की जनता अब ऐसी मतदाता अब ऐसा नहीं है कि उसको गुमराह किया जा सके, उसको किसी तरह से प्रलोभनों में फंसाया जा सके, उसको किसी तरह से बड़े वादों की चाशनी में लपेटकर बड़ी बड़ी बातें कहने से उस पर कोई असर हो। ये बात बहुत हद तक साफ थी। और शुरू में जिस तरह से कांग्रेस ने यहां पर प्रचार किया, शुरू के कुछ दिनों में उसमें ताजगी थी, राहुल गांधी के बयानों में ताजगी थी, लेकिन उसके बाद लगातार वो एक तरह से एक मोनोटोनस प्रक्रिया जैसी हो गई। लगातार एक तरह की चीज, एक तरह की बात, और उनका जो अंदाज था वो बहुत आक्रामक थे, बहुत गुस्से में थे, और उत्तर प्रदेश का मतदाता ये नहीं जान पा रहा था कि वो गुस्से में किससे हैं। तो कहीं न कहीं वो जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया है, और ये कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के रणनीतिकारों के लिए और राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने वाले लोगों के लिए भी एक इस चुनाव के जरिए एक बड़ा सबक है। और उन सब लोगों को फिर से विचार करना होगा कि राजनीति उत्तर प्रदेश में अगर करनी है और देश में करनी है तो उसका कौन सा उसकी गणित होनी चाहिए, कौन सी उसकी ग्रामर होनी चाहिए और कौन सा उसका मुहावरा होना चाहिए। राहुल गांधी का जो जादू है वो निश्चित तौर पर इस बार जो जिस तरह के रुझान आए हैं और जिस तरह के परिणामों की अंतिम उम्मीद भी है, ये कहा जा सकता है कि वो नहीं चल पाया है। बिल्कुल, जादू नहीं चल पाया है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर यकीन किया जाए गोविंद जी, तो कहीं ना कहीं अब ये बात साफ होती नजर आ रही है कि राहुल का जो मिशन 2012 है, जो मिशन यूपी है, वो एकदम फ्लॉप होता नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है, ये जो अगला लोकसभा का चुनाव है उसकी पूर्व पीठिका है। और आज यहां पर जो भी नतीजे आएंगे 6 मार्च को, जो अंतिम नतीजे आएंगे वो नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को, उसकी एक दिशा को तय करने वाले नतीजे होंगे। तो इसलिए अगर कांग्रेस के लोग इस चुनाव में जो कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, जो उनकी रणनीति में कहीं पर चूक हुई है, उससे सबक लेंगे और जो सचमुच वो बात करते हैं कि जनता की बात, राहुल गांधी बार बार बात करते थे, लेकिन वो ये कहते थे कि बड़े नेता लोगों के घर में नहीं जाते, मुख्यमंत्री घर में नहीं जाते। आज उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ किसी नेता के उनके घर में आने से संतुष्ट होने वाली नहीं है। जनता चाहती है कि सचमुच उसका क्या विकास हो रहा है और उसके लिए क्या काम हो रहा है। तो अगर कांग्रेस इससे सबक सीखती है तो जो 2014 का जो चुनाव है उसके लिए वो कुछ बेहतर कर सकती है। लेकिन बात यही है कि कांग्रेस के रणनीतिकार अपना सारा दंभ उसको भुलाकर अगर जनता की सोचें और जनता के लिए जनता ने जो सबक दिया है उससे कुछ
सीख लेने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आगे उनके लिए अच्छा और अच्छे परिणाम आ सकते जी जी बिल्कुल। तो जनता से सीखने की जरूरत है, क्योंकि एक जिस तरीके से बिहार में राहुल का जादू फेल हुआ, उस तरीके से कुछ यूपी में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी जनता से सबक सीखने की जरूरत है, क्योंकि सेमीफाइनल ये 2014 का। लेकिन यहां पर हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। सपा को एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बात करें अगर सपा की जो पिछली सरकार थी, काफी सरकार का जो कार्यकाल खत्म होते होते काफी एक गुंडा राज की छवि बन गई थी सपा के सामने। आखिर क्या कारण रहा इन 5 सालों में, ऐसा क्या कर दिया सपा ने, या कौन से ऐसे फैक्टर सामने आए कि अब लगातार सपा को एक बढ़ती हुई एक बढ़ता हुआ ग्राफ नजर आ रहा है? अवधेश, अगर हम समाजवादी पार्टी के पिछले कार्यकाल की बात करें तो उसमें निश्चित तौर पर गुंडागर्दी हुई थी, उसमें निश्चित तौर पर लोगों में असुरक्षा की भावना भरी थी। लेकिन हम सिर्फ उस कार्यकाल को सिर्फ गुंडागर्दी के लिए या लोगों को असुरक्षित बनाने वाले कार्यकाल के लिए याद नहीं कर सकते। मुलायम सिंह यादव ने लोगों के लिए, खासतौर पर बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए और मुस्लिम समाज के लिए जिस तरह के काम किए थे, लड़कियों के लिए जिस तरह की उन्होंने जो छात्रवृत्तियां, जो आर्थिक योजनाएं शुरू की थी, उसका भी कहीं न कहीं समाज में असर हुआ था। और मुलायम सिंह जमीनी राजनीति वाले व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी की जो गलती थी उससे उन्होंने सबक सीखा। एक विपक्ष के तौर पर, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर लगातार समाजवादी पार्टी सक्रिय रही। और अगर असुरक्षा की बात करें, अगर अपराध की बात करें, तो मायावती के राज में वो कहीं कम नहीं हुआ। जिस मायावती के राज में ये बात कही जाती थी कि 12 बजे रात कोई महिला सिनेमा हॉल से सिनेमा देखकर अपने घर सुरक्षित जा सकती है, उसी मायावती के राज में उत्तर प्रदेश में थानों में बलात्कार हुए, थानों में हत्या हुई, घर में घुसकर पुलिस ने लोगों को मारा, जेल के अंदर लोगों की हत्या हुई। तो वो राज जो असुरक्षा को खत्म करने के दावा करके उत्तर प्रदेश में आया था, वो खुद जनता के लिए एक खतरनाक राज्य बना, एक जनता को असुरक्षित बनाने वाला राज्य बना। और ये बात मुलायम सिंह के पक्ष में बहुत अधिक गई। और आज अगर उनको बढ़त मिली है तो इसके पीछे कहीं न कहीं ये एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, एग्जिट पोल के आंकड़े कहते नजर आ रहे हैं कि जो बीएसपी है उससे नुकसान हो रहा है, सपा को फायदा हो रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि अगर सरकार ने बनाने का निमंत्रण मिलता है, अगर अवधेश सपा को, तो जो गठबंधन है वो किस साथ में होता है, और जो कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन है वो भी इसमें काम आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है? गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। दिल्ली अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं गंगा की पावन धरती हरिद्वार में दीप गंगा टाउनशिप, जो आपके घर के सपनों को साकार करती है। उत्तराखंड के आधुनिक क्षेत्र सिडकुल में स्थित दीप गंगा में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, 1, 2 व 3 रूम अपार्टमेंट्स व दुकानें भी उपलब्ध हैं। मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करने के लिए होम शॉप बाजार आपके लिए लेकर आया है जर्मन टेक्नोलॉजी से तैयार की गई न्यूट्रोनेक्स्ट टूल किट। ये तमाम टूल्स खास तौर से डिजाइन की गई एक मोल्डेड किट में आते हैं, इसलिए ना तो कुछ बिखरता है और ना ही कुछ खोता है। इस टूल किट में आपकी जरूरत के मुताबिक और कारपेंटर से लेकर इलेक्ट्रिकल तक के हर तरह की रिपेयरिंग के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 132 टूल्स मौजूद हैं। जी हां, 132 टूल। डबल शॉक प्रूफ बॉडी होने के कारण ये टूल आपको अनचाहे शॉक से छुटकारा दिलाएगा और इसका हेवी ड्यूटी ड्रिल मशीन बड़े बड़े होल कर सकता है। 5 ड्रिल बिट्स, ऑलमोस्ट 6 साइज के सॉकेट्स, वायर कटर कम ड्राइवर स्ट्रिपर, लॉन्ग नोज प्लास, वुड वर्किंग पेंसिल और इस टूल किट में आरी भी है, लाइन टेस्टर, स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर, मल्टीपर्पज डायगोनल प्लास, एक हथौड़ा, 3 मीटर टेप, 8 इंच का स्पैनर, डेप्थ गेज, चक्की, 50 से अधिक स्क्रूज और वॉल प्लग्स, फिलिप्स प्रिसाइज स्क्रू ड्राइवर और स्लॉटेड प्रिसाइज स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है। अगर आप इस न्यूट्रोनेक्स टूल किट को मार्केट से खरीदते हैं तो आपको 9,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन होम शॉप बाजार में ये किट आपको सिर्फ 2,799 रुपए में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी डायल करें हमारा नंबर और प्रोडक्ट कोड बताकर इस न्यूट्रोनेक्स्ट प्रोफेशनल टूल किट को अपना बनाएं। कॉल अस फास्ट। Wake up! सुनो तो जरा हमको है ये कहना, देश के लिए जरूरी तेरा वोट करना। एक वोट से डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है, तेरे वोट से ही सरकार बनती
प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान 8 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक है। अपनी जिम्मेदारी से मत चूकिए, वोट अवश्य दीजिए। प्रभातम प्रभातम प्रभातम